उत्तर प्रदेश के कानपुर में नौबस्ता लगता है और इस नौबस्ता इलाके के रहने वाले एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं मनीष। मनीष को प्रज्ञा नाम की लड़की से प्यार हो जाता है। दोनों देखने में बहुत अच्छे लगते हैं। प्रज्ञा भी पढ़ी लिखी थी, सुंदर थी। अब ये दोनों तय करते हैं कि क्यों ना शादी की जाए। इसीलिए ये दोनों अपने अपने परिवार वालों से बात करते हैं और परिवार वाले भी इन दोनों को देखकर खुश हो जाते हैं, क्योंकि दोनों की जोड़ी देखने में बहुत अच्छी लग रही थी। परिवार वाले भी राजी हो जाते हैं शादी के लिए। इसीलिए फरवरी 2026 में इन दोनों की शादी हो जाती है। और जब इन दोनों की शादी होती है तो शादी से पहले इन दोनों ने बहुत सारे वादे किए थे एक दूसरे से कि शादी के बाद यहाँ चलेंगे घूमने, वहाँ चलेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। अब फरवरी 2026 में इन दोनों की शादी हो जाती है और उसके 2 महीने बाद ये दोनों घूमने की प्लानिंग करते हैं। ये दोनों क्या करते हैं, ये जाते हैं केदारनाथ के दर्शन के लिए अपने घर से 2 मई 2026 को निकलते हैं और 5 मई 2026 को इन दोनों को वापस आना था। अब केदारनाथ जाते हैं, दर्शन करते हैं, सब कुछ बहुत अच्छा था। देहरादून से गाजियाबाद की एक ट्रेन थी। देहरादून में ये बैठते हैं ट्रेन में और आपस में बातें कर रहे होते हैं। रात को लगभग 12 बजे के आसपास का समय होता है। मनीष अपनी सीट पर सो जाता है और प्रज्ञा अपनी सीट पर सो जाती है। लेकिन जब रात को मनीष की आंखें खुलती हैं तो वो देखता है कि प्रज्ञा जो है अपनी सीट पर है ही नहीं। वो उसे हर जगह ढूंढता है लेकिन वो कहीं नहीं मिलती। अब पुलिस के पास जाता है, परिवार वाले उसे हर जगह ढूंढते हैं। रेलवे के ट्रैक को 51 किलोमीटर दूर तक देखा जाता है कि कहीं कोई हादसा तो नहीं हो गया। लेकिन दोस्तों, प्रज्ञा कहीं भी नहीं मिलती। परिवार वाले बड़े परेशान होते हैं। पुलिस वाले इनकी पूरी मदद कर रहे होते हैं लेकिन प्रज्ञा के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती। लेकिन अचानक से ही 5 दिन बाद एक फ़ोन आता है और तब जाके पता चलता है कि जो प्रज्ञा है, जिस जगह से वो खोई है वहाँ से 1154 किलोमीटर दूर है। यानी कि प्रज्ञा खोई थी उत्तराखंड में और पाई थी बिहार में। अब ये बिहार कैसे पहुँची, कहानी क्या है पूरी, यही जानना चाहते हैं। सभी लोगों के मन में यही था कि आखिर ये नई नवेली दुल्हन उत्तराखंड से बिहार कैसे पहुंच गई और 5 दिनों तक ये कहाँ रही थी। अब प्रज्ञा भी मिल चुकी है, वो अपने पति के साथ अपने घर चली गई है, लेकिन आखिर ये गई कहाँ थी, कैसे गई थी, ये पूरी सोचने वाली बात थी। दोस्तों, आज की कहानी प्रज्ञा के ऊपर ही है कि आखिर ये अचानक से रात को कहाँ गायब हो गई थी और जिस जगह से ये खोई थी वहाँ से 1154 किलोमीटर दूर कैसे पहुँची। ये सारी चीज़ें सोचने वाली हैं। दोस्तों, कहानी शुरू करूंगा उससे पहले मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना शुरू होती है उत्तर प्रदेश के कानपुर से। कानपुर के रहने वाले एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है मनीष अग्रहरि। मनीष अग्रहरि जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और अभी हाल ही में 2 महीने पहले इनकी शादी हुई थी प्रज्ञा नाम की एक लड़की के साथ। 5 और 6 तारीख की रात को ये देहरादून के स्टेशन से निकलते हैं। यानी कि इन्होंने एक ट्रेन पकड़ी थी। ट्रेन का नाम था नंदा देवी एक्सप्रेस और ट्रेन नंबर था 12402। कोच नंबर था V2 और सीट नंबर था 59। अब होता क्या है, मनीष और प्रज्ञा जो है ट्रेन से आ रहे थे। देहरादून से गाजियाबाद के लिए ट्रेन आनी थी। अब रात को हरिद्वार तक आते हैं तो इन दोनों के बीच में बातें बहुत अच्छी होती हैं। लेकिन हरिद्वार आने के बाद ये दोनों क्या करते हैं, अपनी अपनी सीट पर जाके सो जाते हैं। रात को तकरीबन 1 बजे के आसपास का समय था। 1 बजे के आसपास मनीष की आंखें खुलती हैं और वो अपनी जगह पर बैठता है और देखने जाता है कि उसकी पत्नी सोई या नहीं सोई, या मोबाइल में तो नहीं लग रही। अब मनीष देखने के लिए जाता है तो पता चलता है कि जिस सीट पे उसकी पत्नी को सोना था वो सीट खाली है। अब मनीष सोचता है कि शायद वो टॉयलेट वगैरह गई होगी। वो उसकी सीट के पास जाके बैठ जाता है। 5-10 मिनट बैठ के इंतज़ार करता है लेकिन प्रज्ञा आती नहीं है। और जब प्रज्ञा नहीं आती तो मनीष को चिंता होती है। वो तुरंत ही सीधे टॉयलेट के पास जाता है। टॉयलेट का गेट अंदर से बंद होता है, वो खटखटाता है। अब जब खटखटाता है तो अंदर जो शख्स होता है टॉयलेट के अंदर, वो गेट को खोलता है। तब जाके पता चलता है कि टॉयलेट में तो कोई और है। अब मनीष चौंक जाता है। वो दूसरे टॉयलेट पे जाता है, तीसरे टॉयलेट पे जाता है और जितनी भी बोगियाँ थी उन सभी में देखने लगता है कि उसकी पत्नी गई तो गई कहाँ। ये बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। तभी मनीष के सामने से एक शख्स जा रहा होता है। उससे वो पूछता है कि ये ट्रेन कहाँ पहुँच गई, कौन सा स्टेशन आने वाला है। तो जो शख्स उसे मिलता है वो कहता है कि अभी बस मुजफ्फरनगर आने वाला है। अब मनीष बहुत ज़्यादा परेशान है कि उसकी पत्नी गायब है। उसने हर जगह ढूंढ लिया,
लेकिन उसकी पत्नी उसे कहीं मिली ही नहीं है। मुजफ्फरनगर आने वाला है, इसीलिए मनीष क्या करता है, अपने परिवार को अपने घर कानपुर फ़ोन करता है और बताता है कि प्रज्ञा रात को मेरे साथ ट्रेन में चढ़ी थी, लेकिन अचानक से ही वो ट्रेन से गायब हो गई है। मेरी आँख खुली तो मैंने उसको सीट पे जाके देखा, लेकिन वो कहीं मिल नहीं रही। अब परिवार वाले बहुत ज़्यादा परेशान। दोस्तों, जो ट्रेन है रात को लगभग 10:30 बजे देहरादून से शुरू हुई थी और उसको सुबह 3:45 बजे के आसपास गाज़ियाबाद पहुंचना था। अब पूरी रात गुजर जाती है, मनीष अपनी पत्नी को हर जगह ढूंढता है, लेकिन उसे प्रज्ञा कहीं भी नहीं मिलती। सुबह लगभग 4 बजे के आसपास ट्रेन गाज़ियाबाद स्टेशन पर लग जाती है। मनीष अकेला ही गाज़ियाबाद स्टेशन पर उतरता है और उसकी नज़रें ट्रेन में से उतरते हुए एक एक आदमी के ऊपर होती हैं। वो सभी को ध्यान से देख रहा होता है कि कहीं कोई किसी कोच से शायद उसकी पत्नी प्रज्ञा उतर जाए, लेकिन दोस्तों उसकी पत्नी प्रज्ञा किसी भी डिब्बे से नहीं उतरती। मनीष बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। उसके मन में अलग अलग ख्याल आने लगते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कोई उसके साथ गलत हो गया हो, कहीं ट्रेन की पटरी पे गिर गई हो, चलती हुई ट्रेन से गेट पे खड़ी हो। इसीलिए वो क्या करता है, सीधे ही जीआरपी थाने जाता है और जीआरपी थाने में जाके बताता है कि साहब मेरा नाम मनीष है, मैं कानपुर के नौबस्ता का रहने वाला हूँ और मेरे साथ मेरी पत्नी प्रज्ञा आई थी जिसकी उम्र लगभग 28 साल के आसपास है। कल रात को हम देहरादून स्टेशन से चढ़े थे और सुबह हमें गाज़ियाबाद आना था, लेकिन रात को अचानक से मेरी पत्नी कहीं गायब हो गई है, आप उसे ढूंढने में मेरी मदद कीजिए। अब जीआरपी वाले उसकी मदद करते हैं। होता क्या है दोस्तों, ये लोग 2 मई 2026 को गए थे केदारनाथ के लिए दर्शन करने और 5 मई 2026 को इनको वापस आना था। अब जब ये आ रहे थे तो प्रज्ञा कहीं गायब हो गई है। गायब हुई थी वो उत्तराखंड में, यानी कि जब देहरादून हरिद्वार के पास थे ये, वहीं पे कहीं पे गायब हुई थी। अब गाज़ियाबाद ट्रेन आ चुकी है। अब गाज़ियाबाद में जाके ये जीआरपी वालों से बात कर रहे हैं। अब जब जीआरपी वालों से ये बात करते हैं तो जीआरपी वाले कहते हैं कि ये मामला यहाँ का नहीं है, दरअसल जहाँ पे तुम्हारी पत्नी गायब हुई है तुम्हें वहीं पे जाना चाहिए। अब उससे पूछा जाता है कि कहाँ पे तुम्हारी पत्नी गायब हुई, तब जाके वो बताता है कि हरिद्वार का बहादुरपुर रेलवे स्टेशन है, वहीं पे कहीं पे उसकी पत्नी हरिद्वार के बाद से गायब हो गई है। इसीलिए वो पुलिस वाले कहते हैं कि तुम्हें जो है बहादुरपुर जाना चाहिए। बहादुरपुर जाइए और वहाँ पे जो जीआरपी वाले हैं उनसे आप संपर्क कीजिए, वो ही आपकी पत्नी को ढूंढने में आपकी मदद करेंगे। अब मनीष और उसके परिवार वाले क्या करते हैं, सीधे ही उत्तराखंड के बहादुरपुर जाते हैं। बहादुरपुर जाते हैं और वहाँ पे जीआरपी वालों से संपर्क करते हैं, उनसे बात की जाती है। अब जीआरपी वाले क्या है, इनकी बात को ज़रा इग्नोर कर रहे थे। अब इनके परिवार वाले देखते हैं कि बहादुरपुर रेलवे स्टेशन पे जगह जगह पे सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, इसीलिए वो कहते हैं कि साहब आप ऐसा कीजिए ना, इन सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को देख लीजिए, शायद इसमें कहीं पे प्रज्ञा दिख जाए। अब जब वहाँ की सीसीटीवी कैमरे देखे जाते हैं तो पता चलता है दोस्तों, बहादुरपुर रेलवे स्टेशन पे लगभग 40 सीसीटीवी कैमरे लग रहे थे और 40 के 40 सीसीटीवी कैमरे खराब। एक दो सही था, नहीं तो सबकी हालत इतनी ख़राब थी कि पूछो मत। अब मानिए कोई बड़ा कांड हो जाए तो कहाँ पे रिकॉर्ड होगा, क्या सबूत होगा, 40 के 40 सीसीटीवी कैमरे खराब। अब ये जब परिवार वाले उन कैमरों को देखते हैं तो बड़े परेशान होते हैं कि भाई अगर वो आई भी होगी तो कैसे पता चलेगा। तभी कोई शख्स वहाँ पे आता है, वो पूछता है कि आप इतने परेशान क्यों हो रहे हो, आप किसे ढूंढ रहे हो। तो ये उसे बताते हैं कि हमारे घर की बहू है, वो गायब हो गई है, इस वाली ट्रेन से आई थी नंदा देवी से। तब वो आदमी बताता है कि आप गलत जगह पे ढूंढ रहे हो अपनी बहू को। ये कहते हैं क्यों, क्योंकि जिस ट्रेन का नाम आप ले रहे हो वो ट्रेन इस स्टेशन पे तो आती ही नहीं है। तो ये पूछते हैं कि किस स्टेशन पे आती है। ये बताता है कि लश्कर रेलवे स्टेशन पे जाइए, उस ट्रेन का जो स्टॉपेज है वो लश्कर है, ना कि ये, आप गलत जगह पे ढूंढ रहे हैं। अब ये लोग क्या करते हैं, सीधे ही लश्कर रेलवे स्टेशन पे पहुंचते हैं और लश्कर रेलवे स्टेशन पे जाके वहाँ के जीआरपी वालों से बात करते हैं और जो वहाँ की कोतवाली है वहाँ पे भी जाके वो बताते हैं कि हमारे घर की बहू जो है गायब हो गई है, हमने उसे हर जगह ढूंढ लिया, मोबाइल स्विच ऑफ है, सब चीज़ करके देख ली, उसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं मिल रही, आप हमारी मदद कीजिए। अब जब ये कोतवाली जाते हैं तो कोतवाली पे पुलिस वाले तुरंत एक्शन मोड पे आ जाते हैं और एक्शन मोड पे आने के बाद प्रज्ञा की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिख ली जाती है। अब उसके बाद क्या होता है, पहले तो उसका मोबाइल नंबर लिया जाता है, मोबाइल नंबर स्विच ऑफ होता है। मोबाइल नंबर स्विच ऑफ होता है, उसके बाद प्रज्ञा के पति से बात भी की जाती है कि आखिर तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी पत्नी कहाँ जा सकती है। वो कहता है कि हम दोनों के बीच में सब कुछ अच्छा था, हम दोनों की लव मैरिज हुई है, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन अचानक से गायब हो गई। अब होता क्या है, इनके मन में डाउट होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रज्ञा किसी गेट पे खड़ी हुई हो और
वो वहाँ से गिर गई हो, क्योंकि जो प्रज्ञा की लास्ट लोकेशन थी वो रेलवे ट्रैक थी, यानी कि लश्कर रेलवे स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक पर ही उसका मोबाइल स्विच ऑफ हुआ है। अब सबको मन में ये आता है कि शायद प्रज्ञा रेल से गिर गई है और उसके साथ में कोई दुर्घटना हो गई है। इसीलिए क्या होता है दोस्तों, रुड़की से मुजफ्फरनगर की दूरी लगभग 51 किलोमीटर दूर है। अब पुलिस की टीम और प्रज्ञा के पूरे परिवार वाले सब लोग क्या करते हैं, रेलवे ट्रैक पे पैदल ही चलना शुरू कर देते हैं। रेलवे के जो पटरी है उसके आसपास में जो नालियां हैं और आसपास का जो एरिया है, हर जगह को अच्छी तरह से तलाश करते हुए आते हैं कि शायद कहीं पे कुछ बात हो गई हो, शायद अब कुछ भी हो सकता है। इसीलिए वो पैदल चलना शुरू कर देते हैं कि कहीं कोई हादसा तो नहीं हो गया। लेकिन दोस्तों 51 किलोमीटर दूर का सफ़र उन्होंने पैदल तय कर दिया, लेकिन रास्ते में कहीं पे भी कोई भी हादसा नहीं हुआ था। अब पुलिस वाले कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि आपके घर की बहू गायब हो गई। इसीलिए पुलिस वाले क्या करते हैं, दूसरी थ्योरी अपनाते हैं, प्रज्ञा के मोबाइल की CDR निकलवाते हैं। पुलिस वालों को लगता है कि ऐसा हो सकता है कि ये जो है मनीष से तो प्यार करती है कि और शायद हो सकता है कि ये किसी और से भी प्यार करती हो। किसी के बारे में क्या कह सकते हैं, आजकल रोजाना केस आ रहे हैं। इसीलिए पुलिस वाले क्या करते हैं, प्रज्ञा के मोबाइल की CDR निकलवाते हैं कि प्रज्ञा किस से बात करती है, कहाँ बात करती है, कितनी देर बात करती है। यहाँ तक कि जो उसका व्हाट्सअप है उसका भी डेटा निकलवाया जाता है कि चैटिंग पे कितनी देर तक किससे बात करती है, और फेसबुक मैसेंजर का भी डाटा निकलवाया जाता है, इंस्टाग्राम का भी निकलवा दिया जाता है। सारे डाटा निकलवाए जाते हैं कि आखिर ये किससे कितनी देर कहाँ पे बात करती है, कहीं किसी और के साथ इसका प्रेम प्रसंग तो नहीं है। लेकिन दोस्तों सारी चीज़ क्लियर थी, प्रज्ञा का किसी के साथ कोई प्रेम प्रसंग नहीं था। वो सिर्फ अपने पति से बात करती थी, अपने परिवार वालों से बात करती थी और किसी से कोई लेना देना नहीं था। अब पुलिस वालों ने हर तरह से इस केस को खोलने की कोशिश की, लेकिन प्रज्ञा के बारे में जानकारी नहीं मिलती। पुलिस वालों को लगता है कि शायद इसका पति जो मनीष है सॉफ्टवेयर इंजीनियर, इसी ने कुछ ना कुछ किया है, क्योंकि इसके साथ आ रही थी, सब कुछ ठीक था, तो अचानक से गायब कैसे हो गई। अब मनीष से पूछताछ की जाती है, तो मनीष जो पहले बताता है वही दूसरी बार बताता है, वही तीसरी बार बताता है, हर बार वही चीज़ बताता है जो उसने पहले बताई थी, यानी कि जो उसने उत्तर दिए थे उनमें कोई बदलाव नहीं था। पुलिस वाले कहते हैं कि लड़की का किसी के साथ प्रेम प्रसंग नहीं है, जो पति है वो बिल्कुल सही बोल रहा है, वो झूठ नहीं बोल रहा है, उसकी बातों से पता चलता है। लेकिन अब लड़की जा कहाँ सकती है, यही सोचने वाली बात थी। इसीलिए पुलिस वाले क्या करते हैं, सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं। सोशल मीडिया पे प्रज्ञा के बारे में पूरी डिटेल डाली जाती है, उसका नाम, पता, ठिकाना, फ़ोन नंबर, कहाँ से कैसे संपर्क करें, और 1 लाख रुपए का इनाम रखते हैं। पुलिस वालों ने लिखा था कि जो भी प्रज्ञा को ढूंढ के लाएगा या उसका पता बताएगा उसको 1 लाख रुपए मिलेंगे। अब सोशल मीडिया पे हर जगह पे, इंस्टा पे, सब जगह पे उसका फ़ोटो वगैरह वायरल कर लिया, लेकिन प्रज्ञा के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिलती। अब दोस्तों 5 दिन का समय हो जाता है, प्रज्ञा का पति मनीष रो कर बुरा हाल हो जाता है, उसके परिवार वाले उसे ढूंढ रहे होते हैं, प्रज्ञा के माता पिता, भाई बहन सब लगे होते हैं, लेकिन प्रज्ञा कहीं मिल नहीं रही। 5 दिन का समय बीत गया। अब सोचिए उनके ऊपर क्या बीत रही होगी। लेकिन अचानक से ही 10 मई 2026 की रात को तकरीबन 10:30-11 बजे के आसपास का समय होता है, प्रज्ञा सिंह का फ़ोन आ जाता है किसी अननोन नंबर से उसके भाई के मोबाइल पे। अब जैसे ही भाई के मोबाइल पे उसका फ़ोन आता है तो उसका भाई चौंक जाता है। वो कहती है कि भैया मैं बिहार के बेगूसराय में हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप ऐसा करो मुझे यहाँ से आकर ले जाओ। अब जैसे उसने कहा कि मुझे यहाँ से आकर ले जाओ, तो प्रज्ञा का भाई ये वाली बात सबसे पहले अपनी माँ को बताता है, माँ पूरे परिवार में बताती है, इसके पति मनीष तक ये वाली बात पहुँच जाती है, और साथ ही साथ जो लश्कर पुलिस वाले हैं उनके पास भी पहुँच जाती है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, लश्कर से बिहार के बेगूसराय की दूरी जो है 1154 किलोमीटर दूर है। अब जैसे ही ये वाली बात पुलिस को पता चलती है तो पुलिस वाले क्या करते हैं, श्रेय लेने की कोशिश करते हैं कि हमने ही प्रज्ञा को ढूंढा है, लेकिन ऐसा नहीं था। प्रज्ञा ने खुद ही कॉल किया था और खुद ही अपनी लोकेशन बताई थी। अब पुलिस और प्रज्ञा के परिवार वाले सीधे ही बिहार के बेगूसराय जाते हैं। बिहार के बेगूसराय में जो है प्रज्ञा की मौसी का घर है, और प्रज्ञा अपनी मौसी के घर पे ही थी पिछले 5 दिनों से, जब से उसके परिवार वाले उसे ढूंढ रहे थे हर जगह, उसके बारे उसको तलाश कर रहे थे, उसके बारे में जानकारी लेने की कोशिश कर रहे थे, तब से प्रज्ञा जो है अपनी मौसी के घर पे छुपी हुई थी। अब वो छुपी क्यों हुई थी, सबसे बड़ी बात ये थी। अब होता क्या है, लश्कर पुलिस जो है प्रज्ञा को
बिहार के बेगूसराय से ले आती है और उससे पूछताछ भी होती है। 11 मई 2026 को प्रज्ञा को उसके घर वालों के सुपुर्द किया जाता है और जब उसके सुपुर्द किया जाता है तो उससे पूछा जाता है कि भाई तुम कहाँ गई थी, कैसे गायब हो गई थी, वजह क्या थी तुम्हारी, और तुम अचानक से 1154 किलोमीटर दूर पहुँच गए। तब जाके प्रज्ञा ने बताया कि उसने जो है मनीष से लव मैरिज की थी, लेकिन शादी से पहले मनीष ने जो है उससे बहुत सारे वादे किए थे कि शादी के बाद हम यहाँ चलेंगे घूमने, वहाँ चलेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, बहुत सारे सपने दिखाए थे। लेकिन शादी के बाद मनीष उसे कहीं नहीं ले गया। लेके गया तो वो पहली बार में केदारनाथ लेके गया। अब ये लोग केदारनाथ जाते हैं, वहाँ से आ रहे होते हैं, देहरादून रेलवे स्टेशन पे ही पहुँच जाते हैं, ट्रेन में बैठ जाते हैं, सब कुछ ठीक होता है, इन दोनों के बीच में बातचीत हो रही होती है। लेकिन अचानक से क्या होता है, इन दोनों के बीच में मनमुटाव हो जाता है, किसी बात पे बहस हो जाती है। तब तक हरिद्वार रेलवे स्टेशन आ जाता है। हरिद्वार में प्रज्ञा अपनी सीट पे चली जाती है, मनीष अपनी सीट पे जाके सो जाता है। लेकिन प्रज्ञा नहीं सोती। प्रज्ञा के मन में खटास आ जाती है कि उसका पति उससे जो है लड़ रहा है, झगड़ रहा है और उसे घुमाने के लिए कहीं लेके नहीं जा रहा। इसीलिए वो क्या करती है, वो सबसे पहले अपने मोबाइल की सिम को निकालती है गुस्से में। अब देखिए गुस्से की चरम कहाँ तक जा रही है कि उसने सबसे पहले अपने मोबाइल की सिम निकाली, वो तोड़ दी। अब लश्कर रेलवे स्टेशन पे वो उतर जाती है। अकेली महिला है, रात का समय है, लगभग 12 बजे के आसपास ये लश्कर रेलवे स्टेशन पर उतर जाती है। उसके बाद ट्रेन आगे चली जाती है और थोड़ी देर बाद एक और ट्रेन आती है जो कि बिहार के बेगूसराय जा रही होती है। इसे नहीं पता कि ये ट्रेन कौन सी है, कहाँ की है, कहाँ जाएगी, कहाँ नहीं जाएगी। ये क्या करती है, ट्रेन में घुस जाती है और उस ट्रेन में से एक सीट भी मिल जाती है खाली। अब ये उस ट्रेन पे सीट पे जाके बैठ जाती है। बैठे बैठे नींद आ जाती है और जब नींद आ जाती है तो ये सो जाती है और जब इसकी आंखें खुलती हैं तो ये बिहार पहुंच चुकी थी। अब इसने किसी से पूछा कि हम कहाँ हैं, तो पता चलता है कि ये बिहार में है और थोड़ी देर में बेगूसराय आने वाला है। अब बेगूसराय आने वाला है तो इसे ये वाली बात पता थी कि बेगूसराय में इसकी मौसी रहती है। ये बेगूसराय में उतर जाती है और सीधे अपनी मौसी के घर पे पहुंच जाती है और मौसी को जाके बताती है कि मेरे घर वालों को कुछ मत बताना कि मैं आपके यहाँ हूँ, ये हूँ, वो फलाना ठिकाने। अब परिवार वाले इसको ढूंढ ढूंढ के परेशान थे। ये मौसी के यहाँ थी। अब इसकी मौसी से कहती है कि देखो तुम्हारे परिवार वाले, तुम्हारे माता पिता, तुम्हारा पति तुम्हें हर जगह ढूंढ रहा है, सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। उत्तराखंड की पुलिस, उत्तर प्रदेश की पुलिस, ये भी तुझे ढूंढ रही हैं। अब तुम यहाँ पे छुपी रहोगी तो इसके थोड़ी देर बाद पता चलेगा कि बिहार की पुलिस भी इसमें इन्वॉल्व हो गई तुम्हें ढूंढने के चक्कर में। तुम ऐसा करो, अपने परिवार वालों से बात करो और उनसे कहो कि तुम यहाँ आओ, वो तुम्हें यहाँ से लेके जाएँ। अब प्रज्ञा क्या है, 3-4 दिन तक तो अपनी मौसी को टहलाती रहती है, लेकिन मौसी जो है दबाव डालती है, नहीं तो कल को मौसी के ऊपर इल्जाम लग जाएगा कि तुमने क्यों छुपा के रखी, तुम्हें पता था सब कुछ फिर भी तुमने छुपा के रखी, चलो जेल चलो, ये वाली कहानी हो जाएगी। इसलिए मौसी क्या करती है, प्रज्ञा से बार बार कहती है कि ना फ़ोन करो और जाओ यहाँ से। इसके बाद ये फ़ोन करती है तो पुलिस आती है, पुलिस लेके जाती है। फिर इसके बाद इसे इसके घर वालों के सुपुर्द कर दिया जाता है। आखिर में रिजल्ट क्या निकलता है कि प्रज्ञा का पति उसे कहीं पे घुमाने के लिए नहीं लेके गया, जिसकी वजह से वो नाराज़ हो गई। अब आप ही देखिए लड़कियां कहाँ कहाँ पहुँच गई हैं, छोटी छोटी बात पे इतनी नाराज़ हो गई हैं कि वो अपने पति को छोड़ के ट्रेन में ही गायब हो रही हैं। अब मान के चलिए प्रज्ञा के साथ कोई हादसा हो जाता, कोई वारदात हो जाती, फिर क्या होता। इतना गुस्सा होना कोई अच्छी बात थोड़ी ना है। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना बिल्कुल नहीं है, बस आपको बताना है और जताना है। बताना और जताना ये है कि इंसान की पहचान बड़ी आसानी से हो जाती है। बस आपको क्या करना है, अगर आपको किसी इंसान की पहचान करनी है, कोई कहता है कि ये अच्छा आदमी कि ये बुरा आदमी, कुछ नहीं करना, आप वो उस इंसान के साथ में कहीं घूमने चले जाइए। 4 दिन का टूर रखिए, 4 दिन में उसकी औकात पता चल जाएगी, ये कौन है, क्या है, कैसा है, उसके मन में क्या है, सारी बातें पता चल जाएंगी। या फिर आप ऐसा कीजिए, किसी को उधार दे दीजिए, उधार दीजिए किसी अपने दोस्त को जो आपका सबसे अच्छा दोस्त हो, फिर देखिए पैसा कैसे आता है। अगर बिना किसी विवाद के पैसा आ गया तो वो सबसे अच्छा इंसान है, लेकिन इन पैसों में कोई विवाद हो गया तो आप सोच लीजिए कैसा इंसान है। अब प्रज्ञा अपने पति के साथ घूमने गई थी, 3-4 दिन का टूर था और 3-4 दिन में उसने रंग दिखा दिया, अपनी मौसी के यहाँ पे भग गई। अब बताओ उसका पति क्या सोच रहा होगा। मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाई थी, उस पर पता नहीं लोग क्या क्या कह रहे हैं। दोस्तों आप क्या कहना चाहते हैं, आप भी कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार।